कायरता है तो फिर यही मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। और जो डरा है तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मतलब कि दोनों ने एकता की शक्ति का सहायता लेते हुए उस सांड से लड़ने का प्रयास किया। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लगकर लपके, मतलब कि अपनी जान को दांव पर लगाते हुए उस सांड से लड़ने हेतु आगे बढ़े। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने की तजर्बा नहीं था। वह लड़ने के मतलब 2 या 2 से अधिक बैलों से लड़ने का आदी नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने उसे पीछे से दौड़ाया। सांड दूसरी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर यह दोनों भी उस्ताद थे। उसे वह अवसर न देते। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल में आकर पेट में सींग भोंक दिया। मतलब कि एक बार क्या हुआ कि जो सांड था वह हीरा का अंत करने के लिए, उसका वध करने के लिए उस पर वार करने जा रहा था कि मोती तुरंत ही आकर के उस सांड के पेट में अपनी सींग ठोक देता है। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दी। मतलब कि फिर वो सांड कहाँ गया, वो उस मोती को मारने गया। तब हीरा ने मोती की सहायता करी। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्र ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों मित्रों ने उसे छोड़ दिया। तो दोनों मित्रों ने संगठित होकर के एकता की शक्ति द्वारा क्या किया, उस सांड को, उस भयावह सांड को परास्त किया, उसे पराजित किया ना। अगर ये अकेले करते तो शायद यह संभव ना होता। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। मतलब कि वो बैल जो गिर चुका है, सांड जो गिर चुका है, उसे और मारना चाहिए। परंतु हीरा ने तिरस्कार करते हुए कहा कि बैरी पर सींग चलाना चाहिए। ठीक है, फिर यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। मतलब हीरा उसे मना करता है ना कि अपने शत्रु पर इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। परंतु मोती कहता है कि अत्याचार करने वाले को कभी छोड़ना नहीं चाहिए ना। अब घर कैसे पहुँचेगा वह सोचो, पहले कुछ खा लो तो सोचें। अब हीरा पूछता है कि अब घर चलने का कोई उपाय बताओ, पर मोती कहता है कि नहीं, पहले पेट पूजा हो जाए, उसके बाद हम सोचेंगे कि घर कैसे जाते हैं। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना कर रहा था पर उसने एक ना सुनी। तो सामने फिर वही मटर का खेत। अब मोती ने क्या किया कि अपनी भूख को बुझाने हेतु उस मटर के खेत में घुसा और हीरा ने लाख मना किया, परंतु उसने उसकी ना सुनी। अब 2-4 ही ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पे था, निकल गया। मोती सोचते हुए खेत में था। मोती सींचे हुए खेत में था। मतलब हीरा मेड़ पे था, हीरा बाउंड्री पे था, तो हीरा का भागना आसान था ना। जब वो 2-4 कवर खा चुका था, 2-4 कवर खाने के बाद जब वहाँ 2-3 आदमी आए उसको मारने के लिए, तो हीरा मेड़ पे था, बाउंड्री पे था, वो भाग सकता था। पर मोती सींचे हुए खेत में था, ऐसे खेत में जहाँ पर पानी डाला गया है, और वहाँ पर अगर वो भागता तो उसके जो खुर थे, उसके जो पैर थे, वह कीचड़ में धंसने लगे और वह भाग ना सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवाले ने उसे भी पकड़ लिया। मतलब कि रखवाले को देखा कि जो रखवाला है वह हीरा को, मोती को पकड़ रहा है, तो हीरा ने क्या किया कि अपने मित्र को फंसता हुआ देख वह उसे छोड़ करके ऐसी स्थिति में भागना नहीं चाहता था। तो उसने कहा कि हम वहीं पर रुकता है और वह मोती के साथ उस
उन आदमियों के साथ चला जाता है जहाँ पर भी वो लेके जाते हैं। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस क्या? कांजी हाउस एक ऐसा स्थान है जहाँ पर दूसरों के खेत में चरने वाले जो पशु होते हैं उन्हें बंद करके रखा जाता है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसी साबिका या ऐसी सबक पड़ा था कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। मतलब कि दोनों पशुओं ने जीवन में अपनी पहली बार ये भावना को देखी कि पूरा दिन बीत गया परंतु दिन बीतने पर भी उन्हें खाने के लिए कुछ ना मिला। यह कैसा स्वामी है? इससे तो गया फिर भी अच्छा था। मतलब गया भले ही सूखा भूसा उन्हें देता था परंतु एटलीस्ट देता तो था। कांजी हाउस में आने के बाद तो उन्हें खाने के लिए पूरे दिन कुछ नहीं दिया गया। तो वह दोनों बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और सोचे कि यहाँ पर रहने वाला मालिक किस प्रकार का है कि दिन बीतने पर भी उसने उन्हें खाने को कुछ नहीं दिया। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे। प्रश्न आ सकता है कि कांजी हाउस में बंद अन्य पशुओं के नाम लिखिए, तो क्या लिखेंगे? भैंसें, घोड़े, बकरियाँ, गधे ना यहाँ पर थे। पर किसी के सामने चारा ना था। यहाँ तक कि किसी भी पशु के सामने, जो अन्य पशु थे उनके सामने भी चारा ना था। सब ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। मतलब मरणासन्न अवस्था में सब लेटे हुए थे, पड़े हुए थे और किसी को भी खाने हेतु कोई भी चारा नहीं दिया गया था। कई तो इतने कमज़ोर थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। मतलब कि दोनों मित्र इंतज़ार कर रहे थे कि कोई ना कोई आए तो उन्हें कुछ खाने को दे, तो परंतु कोई नहीं आया। तो फिर दोनों मित्रों ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। पर अब इससे क्या तृप्ति? इससे कोई संतोष की भावना मिलेगी क्या? नमक चाटने से किसी का पेट भर सकेगा क्या? नहीं भरेगा। रात को जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला अब तो नहीं रहा जाता। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतना जल्द हिम्मत न हारो, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। हीरा ने कहा कि चलो संगठित होकर के दीवार को तोड़ दिया जाए। फिर मोती ने कहा कि मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। फिर हीरा ने कहा बस इसी बूते पर करते थे। हर बार अत्याचार होने पर जब तुम अपना क्रोध प्रकट करते थे कि मैं उसे मार दूंगा, गिरा दूंगा, अब जब क्रोध प्रकट करने की असली स्थिति आ गई तो वहाँ पर तुम यहाँ हार मानकर हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। बस इसी बूते पर तुम अकड़ते थे, इसी शक्ति पर तुम्हें घमंड था। सारी अकड़ निकल गई है। मोती ने कहा कि हाँ, ये अकड़ जो घमंड थी सब निकल चुकी है। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत था। अपने नुकीले सींग दीवार पर गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल गया। मतलब कि जो कांजी हाउस की दीवार थी वो क्या थी? अत्यंत कमज़ोर थी। तो कमज़ोर होने के कारण और हीरा के सींग मजबूत और नुकीले थे, तो जब हीरा ने उस पर ज़ोर से मारा तो एक चिप्पड़, उसका जो लकड़ी दीवार का कुछ हिस्सा है, कुछ भाग नीचे गिरा। फिर तो उसका साहस बढ़ा। मतलब कि जब भी कोई प्रयास हम करते हैं किसी कार्य के हेतु, कोई अनन्य बहुत प्रयास करते हैं और उसमें हमें सफलता देखने को मिलती है, कुछ ना कुछ सफलता की किरणें देखने को मिलती है, तो हमारे मन में साहस की भावना आती है कि हमें और करना चाहिए, राइट। अब यही भावना किसमें आई? ये भावना आई हीरा में ना। उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। जानवरों की हाजिरी क्यों लिया जाता था? ताकि पशुओं की संख्या की गिनती की जा सके और किसी पशु की मृत्यु हो जाए तो उसका भी पता लग सके। तो जानवरों की हाजिरी लेने के लिए वहाँ एक चौकीदार आया और हीरा के इस उजड्डपन को देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद दिए, बहुत मारा और मोटी रस्सी से उसे बांध दिया। फिर क्या हुआ? मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाए क्या मिला? अपने बूते भर जोर मार दिया।
ऐसा ज़ोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ जाए ना, और बंधन में तुम्हें डाल दिया जाए, और तुम्हें मतलब परतंत्र कर दिया जाए, तुम्हारे अधिकार को तुमसे और छीन लिया जाए। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितने जाने बचती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, इनकी देह में न जान नहीं है। 2-4 और दिन यही हाल होगा तो ये सब मर जाएंगे। तो क्या था कि हीरा के मन में ये परोपकार की भावना थी। वह मोती कहता है कि तुमने इतने प्रयास किए परंतु अंततः तुम मार ही खाए। लेकिन हीरा ने कहा कि मार खाना भले था, परंतु अगर दीवार खुद जाती तो जितने भी पशु यहाँ पर बंद हैं, जिनकी स्थिति अत्यंत ही बुरी है, यदि उन्हें आज़ाद कर दिया जाए तो आने वाले कल या परसों आने वाले दिनों में उनकी जान बच सकती है, अन्यथा वे मर जाएंगे। मोती ने कहा, हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंद्वी से लड़ रहा हो, मतलब शत्रु से लड़ रहा हो। आखिर 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार के ऊपर लगभग 1 हाथ गिर गया। ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। दूसरे दिन उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। मतलब कि इतना मारा अपनी शक्ति का सदुपयोग करके, जो हिमोती था उसने दीवार को तोड़ने का प्रयास किया। जब वो तोड़ता रहा तो दीवार ऊपर से टूटी और अंततः क्या हुई, आधी दीवार का चिप्पड़ नीचे गिर चुका था। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पशु पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली। मतलब जो घोड़ियाँ थी, घोड़े थे, उनमें किसी भी प्रकार की परोपकार की भावना नहीं थी। उनका सहायता हुई, सहायता का फ़ायदा उठाते हुए तुरंत अपनी जान बचाकर वहाँ से निकली। फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी भी जो के तो वहाँ खड़े थे। मतलब कि गधे वहाँ से भागने के लिए तैयार नहीं थे। हीरा ने पूछा, तुम क्यों नहीं भाग रहे हो? हीरा ने पूछा कि तुम भाग क्यों नहीं जाते? तुम्हें भागने का अच्छा अवसर मिला है। तो हीरा ने पूछा कि तुम भागते क्यों नहीं हो? तो गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिया जाए तो। मतलब कि यहाँ पर भारतीयों को सजग चेतना दी जा रही है। वहाँ पर भारतीयों को क्या किया जा रहा है, उन्हें सजग चेतना दी जा रही है कि भारतीयों को भी अवसर मिला, परंतु अपनी सहिष्णुता के कारण उन्होंने उस अवसर का फ़ायदा नहीं उठाया, जिस प्रकार यहाँ पर गधे की। तो क्या हर्जा, अभी तो भागने का अवसर है, हमें डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। तो भारतीय के मन में स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो डर की भावना थी अंग्रेज़ी शासन के प्रति, उस डर को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा। वो कहते हैं कि गधे के मन में जिस प्रकार अवसर मिलने पर भी वहाँ से भागने का डर था, वे अपने मतलब कह सकते हैं कि गधे अपनी डर की भावना पर विजय प्राप्ति में मतलब समर्थ नहीं थे ना। तो ये भावना मनुष्य के अंदर भी थी, भारतीयों के अंदर भी थी कि वह समाज की उन्नति के लिए या अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो अपने डर पर विजय प्राप्त करने की भावना प्रत्येक प्राणी में होनी चाहिए। आधी रात से ऊपर हो चुकी थी, दोनों गधे अभी भी खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे। रात हो रही थी, लेकिन दोनों बैल इसी बात में गधे इसी बात में परेशान थे कि वहाँ से भागना सही होगा कि नहीं। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था कि वो भी चाह रहा था कि हीरा की रस्सी टूट जाए तो हम दोनों वहाँ से भाग जाएं। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। अब हीरा की रस्सी बहुत मोटी थी और जो मोटी रस्सी के कारण जो मोती था वो उस रस्सी को तोड़ने में समर्थ नहीं था। अब ऐसी स्थिति में हीरा ने कहा कि रस्सी टूट नहीं रही है, तुम्हारे लिए यहाँ से भागना ही भला है, तुम मुझे यहीं पड़ा रहने दो, जब भी परिस्थिति आएगी मिलने की तो हम एक दूसरे से मिल लेंगे, ठीक है। मोती की आंखों में आंसू आ गए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो, तुम मुझे इतना आत्म केंद्रित समझते हो हीरा, हम और तुम इतने दिनों से साथ रहते हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। तो मोती ने कहा कि अपने हीरा से कहा कि तुम मुझे इतना स्वार्थी कैसे समझ सकते हो कि आज तुम्हारे ऊपर संकट आ पड़ा है, जब मेरे ऊपर संकट था, जब मैं पकड़ा गया था तो तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम भी मेरे साथ आए थे। आज जब यही स्थिति तुम्हारे ऊपर पड़ी है, यही विपत्ति तुम्हारे ऊपर पड़ी है, तो तुम मुझसे अपेक्षा करते हो कि मैं तुम्हें अपने स्वार्थ के कारण, अपने बचाव के कारण छोड़कर भाग जाऊं। यहाँ पर मोती और हीरा की मित्रता की भावना और उनकी कितनी गहरी मित्रता थी इस बारे में पता चलता है।
ना, कि दोनों एक दूसरे को विपरीत परिस्थिति में भी छोड़कर जाने को नहीं तैयार थे। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है, क्योंकि हीरा बंधा हुआ था और मोती ही वहाँ पर खुला हुआ था और किसी पशु में इतनी ये क्षमता नहीं थी कि वह दीवार को तोड़ सके। तो लोगों के मन में यह भाव, यह सोच आना तो संभव ही था कि हीरा ने ही, ये मोती ने ही यह काम किया है, दीवार को तोड़ा है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हें गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझे मार पड़ी तो क्या चिंता, इतना तो हो गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब आशीर्वाद देंगे। तो हीरा ने कहा कि मार पड़ जाएगी, तुम चले जाओ। मोती ने कहा कि उसके कारण इस जो तुम कार्य कर रहे थे वही कार्य को मैंने किया और उस कार्य को करने हेतु तुम्हें ये सज़ा मिली कि तुम्हें मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अब यही कार्य करने के लिए अगर मुझे मार भी पड़े तो मैं उसको खाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे ये कार्य से बहुत से पशुओं की जान बच गई और वह हमें आशीर्वाद देंगे। ठीक है। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मारकर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा था। ठीक है। ठीक है, तो क्या किया कि हीरा ने अपने जो गधे थे उनको सींग से मारकर बाहर निकाल दिया और अपने मित्र अपने हीरा के पास आकर के क्या किया, वो सो गया। ठीक है। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। जिस तरीके हमने पहले भी सोचा था, हीरा ने भी बताया था कि लोग समझ जाएंगे कि ये तुम्हारी शरारत है, वही हुआ। लोगों को समझ गए कि ये जो कार्य किया गया है इसके पीछे किसका हाथ है, मोती का हाथ है। और मोती को जो था उसको मोटी रस्सी से बांध करके हीरा के समान रख दिया गया, वहाँ पर बंदी बना कर रख दिया गया। 1 सप्ताह तक, कब तक? 1 सप्ताह। प्रश्न बन सकता है कि कितने दिनों तक वह मित्र वहाँ पड़े रहे, तो यू हैव टू राइट 1 वीक। कितने? 1 सप्ताह। हिंदी में लिखना 1 हफ्ते या 7 दिन तक उन्हें वहाँ रखा गया। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला, एक बार पानी दिखा दिया जाता था बस। तो क्या कहा गया कि जब भी 1 सप्ताह तक वे वहाँ रहते थे तो किसी ने उन्हें खाने का एक तृण भी ना दिखाया। खाने का एक भी चीज़ नहीं दी जाती थी, खाने योग्य कोई चीज़ नहीं दी जाती थी। केवल और केवल उन्हें पानी दे दिया जाता था कि बस पानी तुम देख लो, पीना हो तो पी लो, उसके बाद तुम्हें और कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है। फिर यही उनका आधार, दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जा रहा था, ठठरियाँ निकल आई थी, हड्डियाँ दिखने लगी थी। तो दोनों की दुर्बलता को दर्शाया गया है कि दोनों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था, केवल पानी दिखा दिया जाता था और इतनी दयनीय स्थिति हो गई थी कि दोनों की हड्डियाँ निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते 50-60 आदमी जमा हो गए। तो क्या हुआ कि वहाँ पर डुग्गी बजने लगी, डोंगी बजने लगी और बाड़े जो उनका जो बाड़ा था या कांजी हाउस था, वहाँ पर बहुत से आदमी जमा होने लगे। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। दोनों मित्रों को निकाला गया, उनको बेचने हेतु निकाला गया, ये दर्शाने के लिए कि हम लोग इनकी बड़ी सेवा करते हैं। तो देख लीजिए कैसे मित्र हैं, अगर आप ये दोनों बैल कैसे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इनको खरीद लीजिए। कि इनकी बिक्री हेतु, नीलामी हेतु, हीरा मोती को बेचने हेतु उनको यहाँ से निकाला गया। लोग आकर इनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता? देखिए क्या परिस्थिति हो गई थी। पाठ के शुरुआत में बताया गया कि कद में ऊंचे, काम में चौकस और दिखने में सुंदर थे, परंतु अंततः उनकी इतनी दयनीय स्थिति हो गई थी कि लोग ऐसे मृतक बैल नाम से संबोधित किया गया। उन्हें खरीदने के लिए लोग मानते ही नहीं थे। सहसा एक दड़ियल, चलिए नेक्स्ट पेज में, ऑलमोस्ट एंड होने वाला है चैप्टर। ठीक है। सहसा एक दड़ियल आदमी, कौन? दड़ियल। ठीक है।
सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल काँप उठे। मतलब उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से, उसके चेहरे को देखकर ऐसा मन में प्रतीत हुआ कि यह बड़ा ही क्रूर व्यक्ति है। और दोनों ही मित्रों यानी हीरा और मोती के दिल में एक डर की भावना उठी। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। मतलब कि वह पूछने लगे कि यह व्यक्ति कौन है, उन्होंने इस प्रकार क्यों टटोल रहा है, क्यों परेशान कर रहा है ना। तो इस विषय में उन्हें संदेह न हुआ और दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मतलब हीरा के मन में एक तरीके से यह रिग्रेट आया कि हम लोग व्यर्थ में ही गया के घर से भागे, अगर ना भागे होते तो आज यह स्थिति सामने ना देखने को मिलती। मोती ने श्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। हीरा जो था, मोती जो था, वो भगवान से निराश था। वो कहता था कि भगवान कहते हैं कि सबके ऊपर दया दिखाते हैं, उन पर कृपा करते हैं, पर हमारे ऊपर अपनी कृपा कब करेंगे। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब क्या, अब ना बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, तो क्या चिंता है। मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगी। मतलब इतनी बुरी स्थिति में भी दोनों के मन में कह सकते हैं कि स्वार्थ की भावना नहीं थी। वह जो भी परिस्थिति आ रही थी उसका सामना करने के लिए तैयार थे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी। बेचारे पाँव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह ज़रा भी चाल धीमी हो जाने पर ज़ोर से ज़ोर से डंडा जमा देता था। मतलब कि नीलाम मतलब बिक्री हो जाने के बाद जो है दोनों दड़ियल के साथ चलने लगे। पाँव उठाने की क्षमता नहीं थी क्योंकि बहुत कमज़ोर हो चुके थे, परंतु जब चाल धीमी होती थी तो वो दड़ियल उन्हें मारता था ना, तो मारने से बचने हेतु वह चलते। और राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे घार में चरता नज़र आया। मतलब कि रेवड़ मतलब झुंड, तो गाय बैलों का जो झुंड है वो हरे भरे खेत में चरता नज़र आया। और सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने थे, चपल थे। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। मतलब कोई उछल रहा था, कोई आनंद से बैठकर पागुर कर रहा था, खेलता था ना, स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे थे। इतना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ कैसे पड़े, कैसे दुखी हैं। मतलब कि यहाँ पर अन्य पशुओं की स्वार्थी भावना को दर्शाया गया है कि जब वे हीरा और मोती खेत के सामने से जा रहे थे और कुछ पशुओं को स्वतंत्र देख रहे थे, जिन्हें उन्होंने कांजी हाउस से शायद बचाया हो, या फिर उन्हीं के जाति के थे, बैल थे, ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे पशु थे जो स्वतंत्रता का आभास कर रहे थे, और वह हीरा मोती की किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर रहे थे। वह बहुत ही आत्मकेंद्रित थे और उन्हें अपने ही मित्रों की किसी भी प्रकार से चिंता नहीं थी। वह नहीं देख रहे थे कि उनके दो भाई, उनके दो मित्र, दो बैल कैसे क्रूर व्यक्ति के हाथ में पड़ चुके हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। मतलब कि उन्हें ऐसा लगा कि जिस रास्ते से वह दड़ियल उन्हें लेके जा रहा है वह रास्ता परिचित है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। मतलब उन्हें याद आया कि जब गया उनको झूरे के घर से ले जा रहा था तो यही रास्ता प्रयोग किया गया था। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, या लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं में हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मतलब कि जब उन्हें परिचित राह देखने को मिला तो ऐसा प्रतीत हुआ कि आशा की किरण उनके अंधकार भरे जीवन में रोशनी डाल रही है। उनकी जितनी भी दुर्बलता थी, जितने भी वो दुर्बल हो चुके थे, उनकी जो परिस्थिति थी वह सही होने लगी। उनके मन में
उन्हें यह पता चला कि यही कुआँ है, यही राह है जहाँ से वह पुर चलाया करते थे। पुर मतलब कि चमड़े का एक थैला, जिसे मतलब कि बैलों के गले में रस्सियाँ बांध करके जो कुआँ था, तो कुएँ के अंदर से वो थैले से पानी निकाला जाता था। बैल उससे पकड़ के खींचते थे, ढलान रहता था और ये पुर गिरता था, तो इससे पानी जो है वह खेतों में डाल दिया जाता था। ठीक है, ऐसे होता था ये पुर वाला सिस्टम। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। नगीच अर्थात नज़दीक आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, या तो भगवान की कृपा है कि हमारा घर पास आ गया है। मैं तो अब घर भागता हूँ। उसने कहा, मोती ने कहा कि अब मैं घर जा रहा हूँ। तो हीरा ने पूछा, यह जाने देगा? इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। मतलब कि किसी भी प्रकार की उस दड़ियल को आशंका नहीं होने देना था कि ये उसके हाथ से भागना चाहते हैं। तो वह दौड़ते हुए थान के पास चले। किसके पास? थान के पास, जहाँ पर वो फिर चरनी होती है, उसको थान कहते हैं। ठीक है, दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। उन्मत्त मतलब मतवाला, पागल की तरह खेलते हुए, बछड़ों की तरह वो कुलेल करते हुए दौड़ते हुए उस घर के पास गए और वहाँ हमारा थान है, वहाँ चरने के पास गए और दौड़कर अपने थान पर आ गए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा आता था। झूरी द्वार पर बैठे धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। ठीक है, तो मतलब कि दोनों मित्र अत्यंत ही प्रसन्न हुए कि उन्हें झूरी का साथ वापस मिल गया। वह झूरी को देखकर बहुत खुश हुए। ठीक है, और दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। अब दड़ियल कहता है, झूरी ने कहा, ये मेरे बैल हैं। दड़ियल कहता है, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, मतलब मवेशी खाना कांजी हाउस से मैं खरीद के नहीं लाया हूँ। तुम कैसे कह सकते हो कि ये बैल तुम्हारे हैं? तो झूरी ने कहा कि मैं तो समझता हूँ तुम चुराए लाए हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार मतलब अधिकार। ठीक है, तो क्या हुआ कि झूरी ने कहा कि तो मेरे बैल हैं, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तभी बिकेंगे। किसी के बेचने से ये बिक नहीं सकते और ना किसी व्यक्ति को इनको बेचने का कोई अधिकार है। जाकर थान में रपट कर दूंगा। तो दड़ियल था, वो कहता है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा जाकर के थाने में कि तुमने मेरे बैल ले लिए जिन्हें मैं खरीद के लाया हूँ। तो झूरे ने कहा, मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। तो झूरे ने कहा कि मेरे बैल हैं और बैलों में ये आत्मीयता की भावना होती है, वह अपने मालिक के पास किसी ना किसी रास्ते से आ ही जाते हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि ये मेरे द्वार पर आकर के रुके हैं ना। तो इससे प्रूफ होता है, साबित होता है कि मेरे बैल हैं। दड़ियल झल्ला कर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए आगे बढ़ा। क्या हुआ कि गुस्सा आ गया। वो कहने लगा कि मैं इन लोगों को ज़बरदस्ती अपने घर ले के जाऊँगा। उस वक्त जो था, मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। मतलब कि दड़ियल को उसने दौड़ाया, उसने उसे बाहर निकाला और क्या किया, जो दड़ियल था वो क्रोधित हो गया कि मैंने नीलामी करवा करके लाया और ये मुझसे ही और इन्हें मैं फिर से वापस इन्हें किसी और ने व्यक्ति के हाथों भेज रहा हूँ। तो जब मोती ने उसे दौड़ाया तो वह भी बहुत क्रोधित हुआ। गांव के बाहर जाकर के मोती को पत्थर से मार रहा था, अपशब्द बोल रहा था। तो गांव वाले इस तमाशे को देख करके परिस्थिति का उपहास उड़ाते हैं, हंसते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे, जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। वह बड़े ही घमंड में, अहंकार नहीं मतलब खुशी के घमंड में वह दौड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं तो डर रहा था कि तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं भी मारे ना छोड़ता। तो हीरा ने कहा कि मैं डर रहा था कि तुम कहीं उस दड़ियल को मार ना दो। तो मोती कहा कि अगर वह दड़ियल मुझे पकड़ने का साहस करता तो मैं उसे बिना मारे मैं छोड़ता नहीं। अब ना आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले आ जाता है। वह जो गोली मरवा दे
मर जाऊँगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। मतलब वो अपने भाव को किस प्रकार से प्रकट करते हैं कि हम उस व्यक्ति के काम में नहीं आना चाहते हैं, हम अपने मालिक के पास रहना चाहते हैं, या अपने जान की बलिदान देने के लिए भी तैयार हैं, पर उस दड़ियल के हाथों या उसके लिए काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारी जान तो कोई जान समझता ही नहीं है। हाँ, अब पशु जगत में क्या होता है कि पशु की जान मनुष्य के लिए मैटर नहीं करती ना। पशु है तो उसको पशु के समान ही ट्रीट किया जाता है। हमें ऐसा लगता है कि पशुओं की कोई भावना ही नहीं है, पर यह बात गलत है। इसलिए हम इतने सीधे हैं। तो कहता है, जब बैल आपस में बात करते हैं, कहता है कि हमारी जान की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हमें कोई समझता ही नहीं है। तो दूसरा कहता है कि क्योंकि हमारे अंदर सहनशीलता की भावना है। इसको भारतीय आंदोलन से जोड़ कर देखिए कि भारतीयों को भी कोई मतलब सीठता नहीं था, क्योंकि उनके अंदर सहनशीलता की भावना थी। ज़रा देर में नादों में खली भूसा चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। जूरी खड़ा देख दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। मतलब मालकिन भी प्रसन्न हुई, जो शुरू में उन्हें नमक हराम या कृतघ्न कहती थी, जिसके वजह से उन्हें गया के घर वापस भेज दिया गया था। अंततः उसने भी दोनों बैलों की जो स्वामी भक्ति की भावना थी वह जान ली और दोनों बैलों के माथे को उसने चूम लिया। तो यहीं से पाठ समाप्त होता है। इस पाठ में हमें अनेकों मूल्य मिलते हैं। ऐसे मूल्य मिलते हैं कि दोस्ती, मित्रता की भावना, विपरीत परिस्थिति में भी सहायता देना, और सहजता से स्वतंत्रता नहीं प्राप्त की जा सकती। उसके लिए अपनी मतलब उसके लिए जो क्या है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। साथ ही साथ अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को लेकर चलना रहता है, पर इतना भी नहीं कि आप अपने डर पर विजय ना प्राप्त कर सकें। मतलब कि डर पर विजय प्राप्त करने की भावना होनी चाहिए। सहनशीलता इतनी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आपकी सहनशीलता या सीधेपन का फ़ायदा उठाकर आप पर अत्याचार करे। साथ ही साथ यहाँ पर भारतीय कृषि आंदोलन की भावना या पूरे उसके वर्णन भी होता है कि जिस प्रकार भारतीय कृषि आंदोलन में भारत के किसानों का शोषण किया गया था, ठीक उसी प्रकार वही स्थिति यहाँ पर भी हुई है। ठीक है। साथ ही साथ क्या हुआ कि जो हीरा मोती थे अपनी शक्तियों का सदुपयोग करते थे, एकता की शक्ति पर विश्वास करते थे, नारी के लिए सम्मान रखते थे। तो इस प्रकार के अनेकों गुण यहाँ पर लिखे गए हैं। और अगर आपको शिक्षा लिखने को मिलती है इस पाठ से, तो बहुत सी शिक्षाएँ यहाँ पर मिलती हैं। उन सभी को आप लिख सकते हैं और यहीं से हमारा पाठ समाप्त होता है।